हाय दोस्तों, मैं नयन कुमार शर्मा एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल टू शिक्षा क्लासेस में हाजिर है। दोस्तों, हम लोग तो गिनती पढ़ते ही हैं, गिनती सबको याद भी है, लेकिन समस्याएं थोड़ी सी गिनती में ये आ जाती हैं कि जो हमारे कंपटीशन में कोर्सेस आते हैं, जो कंपटीशन में हमारे सवाल पूछे जाते हैं, वो होते तो काउंटिंग से ही है, मतलब गिनती से ही हैं, लेकिन वो गिनती में कुछ संख्याएं ऐसी पूछ ली जाती हैं जो हमको बिल्कुल पता ही नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि पूछा जाता है सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, परिमेय क्या है या परिमेय क्या है, बिलियन क्या होता है, मिलियन क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन अब हमें उसको जानकारी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्कोर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो इसी क्रम में आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो कि बेसिक भी है गणित का, और वो है हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम भी कहते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में दोस्तों देखना यह है कि सबसे पहली जो चीज हम देखते हैं अंकगणित की, तो उसमें आता है अंक, जिसको इंग्लिश में हम डिजिट बोलते हैं। अंक, तो अंक हम सबको पता है। वैसे काउंटिंग तो हम सीखते हैं, मतलब गिनती हम सीखते हैं 1 से लेकर के 100 तक की। हम कहते हैं 100 तक गिनती होती है, तो क्या 100 तक की गिनती होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, 100 से आगे भी हो सकती है, लेकिन जो हमारी अंक होती है वो मात्र 0 से लेकर के 9 तक ही होती है। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही जो 10 अंक होते हैं, जिनको हम संकेत भी कह सकते हैं कि 10 संकेतों से ही हमारी गणित की शुरुआत होती है, जिसको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 0 उसमें शामिल है, लिखते हैं। यही हमारी होती है अंक। जितनी भी अंकगणित की संख्याएं बनती हैं वो इन्हीं अंकों से मिलकर ही बनी हुई हैं। यानी बड़ी से बड़ी संख्या भी अगर बनी होगी तो निश्चित है कि यही संख्या होगी, उसमें यही अंक होगा, इसके अलावा कोई दूसरा अंक नहीं होता है। चाहे वो एक संख्या कई बार रिपीट कर दी जाए, 2 बार, 4 बार, 6 बार, जितनी बार भी आप चाहेंगे उतनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, इसके लिए आप पूरे के पूरे आज़ाद हैं। तो इन अंकों को मिलाकर ही संख्या हमारी बनती है। अब संख्या हमारी अगर बनी तो संख्या कैसी कैसी बनती है, चलिए हम उसी पर आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या हमारी होती है। प्राकृतिक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, तो दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही चीज जानना है आपको कि सभी काउंटिंग की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी वह सभी संख्याएं जिनको हम गिन सकें वही हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे कि हम गिनती शुरू करते हैं, तो गिनती शुरू करते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि हाथ की उंगलियां हैं, अब इसमें 5 उंगलियां हैं। आप जब भी गिनती शुरू करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ 0 लिखा है तो आप 0 से शुरू करते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, तब तो 4 ही उंगली हो गई। लेकिन आप शुरू किससे करते हैं? 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से जब काउंटिंग नंबर में आप आते हैं, यानी गिनती की जो संख्याएं होती हैं वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनती की जो संख्याएं होती हैं वही हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और डॉट 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 डॉट, इसकी संख्याएं अनंत है दोस्तों। यानी लास्ट में हम ये नहीं कह सकते कि अंतिम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, लेकिन ये जरूर क्लियर है कि पहली प्राकृतिक संख्या क्या है, यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या है। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर यानी पहली प्राकृतिक संख्या, पहली प्राकृतिक संख्या ये हमारी है 1। यानी सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या पूछी जाए कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो वो भी होता है 1। यानी पहली प्राकृतिक संख्या या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा जाए तो वो होता है हमारा 1। लेकिन पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो ये अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। इसको हम नहीं बता सकते हैं कि सबसे अंतिम या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो एक चीज आप यहां ध्यान रखें कि गिनती की जो संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, होता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में हम होल नंबर बोलते हैं, होल
नंबर। तो जैसा कि आप ऊपर देखिए अंक लिखते समय आपको बताया गया कि इसमें जीरो भी शामिल होता है। तो अभी आपने देखा प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या मतलब 1 से शुरुआत है, इसमें जीरो बेचारा है ही नहीं। तो जीरो को कहाँ रखेंगे? जब हम पूर्ण संख्या जानेंगे, जब हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो बस प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो लगा देते हैं। यानी जीरो से लेकर के 1 2 3 4 5 6 जितनी भी होगी वो भी अनंत तक यानी इनफाइनाइट तक, तो वो सभी की सभी संख्याएं हो जाएंगी पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या का मतलब हो गया कि प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो शामिल कर लिया जाए, यानी गिनती की संख्या में जीरो भी शामिल कर दिया जाए तो वो कहलाती है हमारी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या अगर जीरो शामिल हो गया तो निश्चित है कि अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या देखी जाएगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी हमारी? जीरो। यानी स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर ये होता है हमारा जीरो। तो इस तरीके से आपने इसको देखा। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि जब हम इन नंबरों से, इन डिजिट से जो आपके अंक दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6, अगर इसमें हम 1 2 को 3 को 4 को 5 को साटेंगे, 1 साटेंगे तो हमारा नंबर बनेगा। अब नंबर बनेगा तो वो क्या बनेगा? तो इस क्रम में अब हम लोग देखते हैं। इसी क्रम में हम लोग अब देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं सम संख्या, जिसको हम इवन नंबर भी बोलते हैं। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या जिसको हम इवन नंबर भी बोलते हैं। इवन नंबर डिफिनीशन क्या कहता है कि 2 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। किससे विभाज्य होने वाली? 2 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या, विभाज्य होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। विभाज्य मतलब डिविजिबल भी आप कह सकते हैं कि द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। यानी जो भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी, ध्यान देंगे दोस्तों, पूर्णतः विभाज्य होगी, उसी को हम कहेंगे सम संख्या। दूसरी चीज अगर आपको पहचानना है, आसानी से बड़ी संख्या आप पहचाननी है कि वो सम संख्या होगी या नहीं होगी, तो आप ध्यान देंगे अगर इकाई का अंक, दोस्तों इकाई का अंक, किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि जो है 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है तो वो सम संख्या हो जाएगी। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो सम संख्या हो जाएगी। यानी बिना कुछ कहे आपको ये विभाज्य करने की जरूरत ही नहीं है। आप पहचानेंगे कैसे? तो कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, आप देखेंगे कि अगर उसके इकाई का अंक दोस्तों दाहिने तरफ से शुरू होता है, हम नंबर को काउंटिंग करते हैं तो दाहिने तरफ से बाएं तरफ की आते हैं, तो ये हो गया हमारा इकाई का अंक। तो 0, 2, 4, 6 और 8 अगर ये है तो इसको हम सम संख्या बोलेंगे, वो हमारा इवन नंबर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए 12 हो गया, 24 हो गया, 422 हो गया, 6338 हो गया। तो इस तरीके से कुछ भी देखिए, इसके देखिए लास्ट में 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 8 है, तो इस तरीके से कोई भी आप नंबर लिखेंगे तो वो सम संख्या हमारी हो जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग विषम संख्या। विषम संख्या जिसको ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर। सेम डिफिनीशन इसी का उल्टा है। इसमें कहा गया कि जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए वो हमारा कहलाएगा सम संख्या। जब हमारा विषम आ गया, विषम का मतलब कि जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, उसको हम कहेंगे विषम संख्या। तो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा तो वो क्या होगा? तो अगर किसी भी संख्या के अंत में यानी इकाई का अंक उसका जो हो, अगर वो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो,
देखिए, अगर किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का जो इकाई का अंक है यानी वंस प्लेस जो है वो 1, 3, 5, 7 और 9 हो, अगर उसके लास्ट में ये है तो आप बिना सोचे समझे उस संख्या को पहचान सकते हैं कि वो विषम संख्या होती है। तो सम और विषम ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाएगी, पूछे इसमें से कौन सी विषम संख्या है, तो आप उसको तुरंत चेक कर लेंगे, उसमें भाग देने की जरूरत ही नहीं है। अब लगता क्या है कि हम भाग देने लगते हैं तो भाग देंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। जानते हैं आप कि 1 मिनट ही मिलता है हमको एक क्वेश्चन पे, कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट मिलता है, नहीं तो और कम ही मिलता है। तो आप बड़ी से बड़ी डिजिट, जैसे मान लीजिए कि कोई डिजिट लिख दिया 4, 3, 7, 8, 9, 2, 0। अब यहाँ आपको ये देखना हो कि बताओ ये सम है कि विषम है। अब आप कुछ नहीं करना, ये थोड़ी चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं। आप देखिए लास्ट डिजिट इसका जो वंस का प्लेस यानी इकाई का अंक, जहां से हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं, इकाई के अंक पे देख रहे हैं 0, 0 आ गया तो भैया 0, 1 विषम में तो 0 आता नहीं, 1, 3, 5, 7 और 9 आता है, इसका मतलब ये विषम है ही नहीं। ये क्या है, ये तो सम हो गया, ये विषम नहीं है। लेकिन अगर आप इसी तरह देखिए दूसरा 5, 3, 2, 8, 9, 7, अब यहां देखिए लास्ट में क्या आ गया, 7 आ गया। तो लास्ट में 7 है तो निश्चित है कि ये क्या है, विषम है। तो 1, 3, 5, 7, 9 अगर इकाई के प्लेस पे आता है तो वो विषम है, तो ये भी क्या हो गया, विषम हो गया। तो यूं हमारा टिक हो जाएगा कि ये हमारी संख्या क्या है, विषम है। इसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है, इसको अब आप देखें। भाज्य संख्या, कंपोजाइट नंबर, कंपोजाइट नंबर। अब भाज्य संख्या क्या होती है, तो इसके लिए देखिए कि वो सभी संख्याएं जो जिसके कई गुणनखंड होते हैं या कई अपवर्त होते हैं, 2 या 2 से अधिक अपवर्त होते हैं, उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। यानी वह संख्या जिसके 2 से अधिक अपवर्त होते हैं उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। 2 से अधिक अपवर्त का मतलब क्या हो गया कि जैसे हो गया 12 अपवर्त को हम गुणनखंड भी कहते हैं, ये ध्यान देंगे। तो अब इसके 12 के गुणनखंड क्या होंगे, एक तो आप ये कह सकते हैं कि हम 1 और 12 यानी 1 में 12 का गुणा कराएंगे तो 12 हो जाएगा, यानी इसका 1 भी है गुणनखंड और 12 भी है गुणनखंड। लेकिन 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4 भी होता है, तो 3 और 4 से भी 12 कट जाएगा, पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, तो इसके गुणनखंड 3 और 4 भी हो गए। 12 को हम 2 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, तो 2 और 6 भी हो गए, यानी इसके 2 से ज्यादा हो गए गुणनखंड। 12 के गुणनखंड देखेंगे तो कितने हो गए, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, तो इसके अधिक गुणनखंड हो गए। तो अगर ऐसी कोई भी संख्या हो जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या, उसको हम बोलते हैं कंपोजाइट नंबर। यानी द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स दैट इज कॉल्ड कंपोजाइट नंबर्स। यानी 2 से अधिक विभक्त करने वाली संख्या हो उसको हम बोलते हैं कंपोजाइट नंबर। तो हमारा हो गया 12। इसके अलावा आप देखिए 35 हो गया, तो ये भी हमारा जो है 200 हो गया, तो 200 भी हमारा आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा नंबर हो जाएंगे। 3418 हो गया, इसको भी आप विभक्त करेंगे तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो सभी संख्याएं जो 2 से अधिक गुणनखंड रखती हैं या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजाइट नंबर। अब दूसरा हम आते हैं अभाज्य संख्या, जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर का वो हो गया कि जो संख्या कम से कम 2 गुणनखंड रखता हो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। यानी कम से कम उसके कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, तब हम उसको प्राइम नंबर बोलेंगे, तब हम उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। ध्यान देंगे, जैसे कि मान लीजिए हो गया 5, तो 5 के 2 गुणनखंड होंगे, एक होगा 1
और दूसरा होगा 5, यानी ये 1 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और 5 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तब हम इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर हम बोल दिए, 5 प्राइम नंबर है। दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे कि 1 अगर हम देखें कि 1 2 3 4 5 6 और डॉट डॉट करके देखते जाएं, तो अब आप देखिए यहाँ चेक करते हैं कौन सा प्राइम नंबर होगा और कौन सा प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर में ये आप ध्यान देंगे, ये कभी नहीं आप बोलेंगे कि वो 1 से और खुद से डिवाइड हो। अगर 1 से और खुद से डिवाइड होता तो 1 भी प्राइम नंबर होता, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये ध्यान रखेंगे कि 1 को कभी भी हम प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं। प्राइम नंबर अगर सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो वो है 2, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड होंगे। ये 1 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा, यानी 1 से भी इसमें भाग देंगे तो ये 2 1 दूना 2, और 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2, तब भी कट जाएगा, तब भी कट जाएगा। लेकिन 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। इस तरीके से 2 देखिए अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो 4 जो है 1 से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, क्योंकि इसमें 2 भी आ गया, तो ये निश्चित है कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 को मैंने बता दिया। 6 आप देखिए तो 6 के जो है 1 भी गुणनखंड है, 2 भी गुणनखंड है, 3 भी गुणनखंड है और 6 भी है। यानी हम 1 से भाग देंगे, 1 छक्का 6 तब भी हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 6 कम 6, तो ये सब कट जाएंगे। तो यानी देखिए 1 और 6 तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ 2 और 3 भी इसके गुणनखंड हैं, और इसलिए 6 जो हमारा है, यानी ये जो 6 है, ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या अगर हम देखें तो 1 को भी हम अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर आ जाएगा आपका 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। इस तरीके से आप देखते जाएंगे। यहाँ आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि 2 आपको दिख रहा है कि ये सम संख्या में भी है। विषम संख्या की ये कहा गया कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो विषम में भी है। जहां 2 विभाजित हो जाए सम, तो सम हो गया। विभाजित नहीं हो रही है, यानी खुद से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो, तो 2 खुद से भी विभाजित हो रहा है और 2 1 से भी विभाजित हो रहा है, तो वो विषम संख्या भी है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी कह सकते हैं और हम विषम भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि सभी संख्याएं खुद से विभाजित हो जाती हैं और सभी संख्याएं 1 से भी विभाजित होती हैं। तो 2 एक ऐसी संख्या आपको दिख रही है दोस्तों जो सब में है, यानी ये सम संख्या भी है। आप 2 को कह सकते हैं कि ये विषम संख्या भी है। भाज्य संख्या में आ गया तो भाज्य में आ गया कि जिसके गुणनखंड होंगे 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, तो यहाँ आप इसको भी यहाँ भी ले सकते हैं आप। अभाज्य संख्या आएगा तो यहाँ भी 2 आएगा, 2 ही से शुरुआत है, यानी 2 एक ऐसी संख्या है जो सब में आपको मिलेगा। दूसरी चीज आप एक चीज और जानें कि अभाज्य संख्याएं जो हैं, अगर हम 1 से 50 तक की बात करें तो टोटल 15 संख्याएं होती हैं। आप इस तरीके से लिखिएगा, आपको मिल जाएंगे 15 संख्याएं होती हैं, और 50 से लेकर के 100 के बीच में मात्र 10 संख्याएं हैं। तो टोटल जो हमारा 1 से लेकर के 100 तक के बीच में है, टोटल हमारी 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो ये आपको इतना लर्न हो जाना चाहिए कि आप अभाज्य संख्या 1 से लेकर के 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर के 50 तक में 15 संख्याएं हैं और 50 से लेकर के 100 के बीच में 10 संख्याएं हैं। तो इस तरीके से टोटल हमारा हो गया 25 संख्याएं हो गई जो हमारी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं जुड़वा संख्या एक होता है। जुड़वा संख्या जिसको हम ट्विन नंबर भी बोलते हैं। ट्विन नंबर की कुछ स्पेशल शर्तें हैं दोस्तों कि ट्विन नंबर में क्या होगा। जुड़वा संख्या जिसको हम बोलते हैं ट्विन नंबर, ट्विन नंबर में कुछ स्पेशल शर्तें इस तरीके से हैं कि वो सभी संख्याएं जिनके
बीच का अंतर 2 हो, लेकिन एक शर्त है कि वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 तो हम उसको ट्विन नंबर बोलते हैं, तब हम उसको जुड़वा संख्या कहते हैं। यानी यहां ध्यान यही देना है कि 2 अभाज्य संख्या हो और उनके बीच का जो डिफरेंस आए वो हो 2, यानी जो अंतर आए वो हो 2, तब हम उसको कहेंगे कि ये ट्विन नंबर है। जैसे आप कह दिए 3 और 5, 3 5, तो ये देखिए 3 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 5 भी हमारी अभाज्य संख्या है, तो ये हो गया हमारा ट्विन नंबर, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस आप निकालेंगे 5 - 3 तो ये हो जाएगा 2, तो 2 का डिफरेंस हो गया। इस तरीके से आप निकालिए 5 और 7, तो यहां भी आपको मिल जाएगा। अगर आप निकालें 11 और 13 तो यहां भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो भी संख्याएं आपके सामने होंगी, अगर उनके बीच का डिफरेंस 2 आता है और दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो और बीच का अंतर 2 होगा, तो उसको हम जो है जुड़वा संख्या या ट्विन नंबर बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जिसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अब देखिए जैसे कि इसका नाम ही दिख रहा है आपको कि सह अभाज्य संख्या है, तो इसमें क्या होगा कि 2 ऐसे नंबर हों, 2 ऐसी संख्याएं हों जिनका HCF 1 हो। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, जिसको मौसापा भी बोल देते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में हम लोग मौसापा भी बोलते हैं। ऐसी वो सभी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, वो सभी हमारी कहलाएंगी को प्राइम नंबर, सभी को हम कहेंगे सह अभाज्य संख्या। अब देखते हैं सह अभाज्य संख्या का मतलब, जैसे 4 और 7, आप ध्यान दें 4 और 7, तो 4 और 7, ये 4 देखिए 2 से तो डिवाइड होगा, लेकिन 7 क्या 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर ये 7 2 से डिवाइड नहीं होगा तो होगा किससे? एक ऐसी संख्या लीजिए कि जो दोनों को डिवाइड कर दे, मतलब दोनों को पूर्णतः विभक्त कर दे, विभाज्य कर दे, काट दे। तो अब क्या आपको मिलेगा? 2 से ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा, तो निश्चित है कि आपको 1 ही लेना पड़ेगा। 1 एक ऐसी संख्या है जो 4 को भी काट सकती है और 7 को भी काट सकती है, तो ये हमारी कहलाएगी को प्राइम नंबर। अब इसमें और इसमें ये ध्यान रखेंगे कि इसमें सम विषम हो सकता है, इसमें सम विषम हो सकता है, लेकिन यहां क्या है कि अभाज्य है। यहां देखिए एक भाज्य है, दूसरा अभाज्य है, लेकिन इसकी शर्तें क्या थी? जुड़वा संख्या होने के लिए भाज्य होना जरूरी, अभाज्य होना जरूरी है, लेकिन सह अभाज्य संख्या होने के लिए अभाज्य होना जरूरी नहीं है। यहां जरूरी सिर्फ ये है कि दोनों के बीच का महत्तम समापवर्तक जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। जैसे 9 एंड 11, अब 9 एंड 11 देखिए ये 3 से कट जाएगा, लेकिन 11 3 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा हो गया को प्राइम नंबर। अगर हम इसमें देखते क्या 9 और 11 जुड़वा संख्या है? तो नहीं है, क्योंकि 9 और 11 जो है 9 अभाज्य है ही नहीं, ये तो भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेशक इनके बीच डिफरेंस 2 का ही है, 2 का डिफरेंस होने के बावजूद भी ये हमारा जुड़वा नंबर नहीं होगा। जुड़वा नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 जो है वो भाज्य है, और यहाँ शर्त इसकी ये है कि दोनों क्या होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। लेकिन अब इस तरीके से देखें 9 और 11 ये हमारा को प्राइम नंबर है, यानी सह अभाज्य संख्या तो है, लेकिन ये जुड़वा संख्या नहीं है। इस तरीके से देखें और भी अगर हम देखें, अब आप बोलिए कि अगर 12 और 15 क्या ये जुड़वा को प्राइम नंबर हो सकता है क्या?
तो आप चेक कर सकते हैं को प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आप देखिए 12 है तो 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से 15 भी डिवाइड हो जाएगा। अगर जो है आप 4 से डिवाइड करें, 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से ये डिवाइड तो होगा लेकिन ये नहीं होगा। लेकिन एक ऐसी संख्या जरूर आपको मिल गई, यानी 3 एक ऐसी संख्या मिल गई जो 12 और 15 दोनों को डिवाइड कर सकती है। हाँ, तो देखिए जैसे 12 और 15 की हम लोग बात कर रहे थे, तो 12 और 15 3 से 12 भी डिवाइड हो जा रहा है और 3 से 15 भी डिवाइड हो जा रहा है। तो निश्चित है कि ये हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो HCF है वो 1 है ही नहीं, वो तो 3 है। इसका जो महत्तम समापवर्तक आ रहा है वो तो 3 है, जबकि महत्तम समापवर्तक कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं स्थानीय मान, जो कि दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्थानीय मान और अंकित मान 2 चीजें होती हैं और दोनों में अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंकित मान क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं, और स्थानीय मान होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान और अंकित मान, अंकित मान यानी हो गया प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखिए बहुत आसान है समझना, इसके नाम से ही पता है। स्थानीय मान यानी स्थान चेंज कर देने से जिसका मान इधर से उधर हो जाए, जिसका मान बदल जाए, उसको हम स्थानीय मान कहते हैं। यानी एक आदमी है, वह मान लीजिए कि अपने बेटे के साथ है, सपोज दैट मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, वो अपने बेटे के साथ घूम रहा है। ये मान लीजिए इसका बेटा है, मुँह बिचकाए हुए है। तो अगर ये बाप बेटे घूम रहे हैं तो निश्चित है ये लड़का है इसका और ये इसका बाप है यानी पिता है। तो अगर लड़के से पूछा जाएगा ये कौन है, तो निश्चित बताएगा कि ये हमारा पिता है। इससे पूछा जाएगा तो ये इसका बेटा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर बगल में इनकी धर्मपत्नी भी होती, मान लीजिए इनकी धर्मपत्नी भी हैं, देखिए स्टाइल में है। अब इनसे अगर पूछा जाता कि ये कौन है, तो ये क्या बताती? ये इसका हस्बैंड है यानी इसका पति हो जाता। इससे पूछा जाता ये कौन है, तो ये इसकी पत्नी हो जाती। तो देखिए व्यक्ति वही है, ये इसका पिता था और इसका ये पति है। डिफरेंस ये हो गया, स्थान थोड़ा सा बदला, ये इनसे सट जाएं तो इनके पति हो गए, ये इनसे सट जाएं तो ये इनके पिता हो गए। देखिए अक्षर भी मिल रहा, मांत्रा पर इसे उधर है थोड़ा सा। तो ये स्थान क्रम जैसे बदलेंगे, यानी हम अपना स्थान बदल दिए। एक आदमी हो गया मान लीजिए वो IAS है, तो वो चैम्बर में अपने बैठा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बैठा है, तो वो बड़का DM है वहाँ का। लेकिन अपने घर आ जाएगा तो क्या होगा, अपने बाप का DM का रौब जनाएगा क्या, वहाँ भी वो बेटा ही होगा। तो इस तरीके से कोई भी मान, कोई भी अंक अपना स्थान चेंज कर देने से जो वैल्यू रख लेता है उसी को हम स्थानीय मान कहते हैं। जबकि अंकित मान उसका क्या है, अंकित मान तो वही है। अगर इनका नाम नरेश है तो यह नरेश ही हैं, नरेश इस बच्चे के बाप हैं और नरेश इनके पति हैं, लेकिन ये नरेश ही हैं, ये चेंज नहीं होने वाले हैं। तो यही उसका होता है अंकित मान। अंकित मान मान लीजिए कोई डिजिट है, कोई एक नंबर हम लेते हैं 532704 1। अब हम देखें यहाँ कि इसका स्थानीय मान क्या होगा और अंकित मान क्या होगा। तो अंकित मान दोस्तों ध्यान दें, जैसे ये 1 है तो 1 1 ही रहेगा, चाहे हम 1 को एकदम यहाँ किनारे पर रखें यानी इकाई के स्थान पर रखें, या 1 को हम हटा करके यहाँ 3 जहाँ लिखा है यहाँ रख दें, तो 1 तो 1 ही रहेगा। यहाँ भी थे, यहाँ था तब भी हम 1 पढ़ रहे थे, यहाँ है तब भी 1 पढ़ रहे हैं। तो किसी भी संख्या में अगर किसी भी नंबर का, किसी भी अंक का, किसी भी डिजिट का अगर फेस वैल्यू बताना है तो वह डिजिट स्वयं ही उसका फेस वैल्यू होता है, वही उसका अंकित मान होता है। लेकिन जब हम इसके प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, जब हम इसके स्थानीय मान की बात करते हैं, तब हम इसके देखते हैं कि इसका स्थान क्या है। अब इसका स्थान देखने के लिए इसके स्थान पर वैल्यू क्या निकलेगा, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी जो संख्या पद्धति है जिसको हम काउंट करते हैं, तो उसमें हम शुरुआत करते हैं इकाई दहाई से गिनना।
यानी ये प्लेस हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो अब हम चाहें तो यही इसको नोट कर दें, लेकिन लिखने का सिस्टम हम आपको बता रहे हैं। देखिए कैसे लिखते हैं। 3 है, 3 किसके प्लेस पे है? इकाई के प्लेस पे। तो इकाई के प्लेस पे है तो इसमें 3 का 1 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, यानी 3 का वैल्यू क्या है? 3 है। 3 का वैल्यू 3 है, मतलब इसका अगर हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू देखें तो प्लेस वैल्यू भी 3 है और फेस वैल्यू भी बेचारे का 3 है। क्यों? क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है। अब इसी तरह अगर हम देखते हैं 4 है तो किसके प्लेस पे है? इकाई, दहाई, ये दहाई के प्लेस पे है। दहाई का मतलब होता है 1 और 0, 1 दहाई, 2 दहाई में 2 0, 3 दहाई में 3 और 0। ऐसा नहीं दहाई मतलब खाली 1 का 0 होता है, दहाई तो बहुत सारा होगा। 2 0 तो 2 दहाई, 3 और 0 तो 3 दहाई, 4 और 0 तो 4 दहाई। लेकिन यहाँ दहाई का मतलब हम समझेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 और 0। यहाँ मत समझ लेना कि 2 3 4 बढ़ाते जाओगे, यहाँ दहाई हो गया तो 4 दहाई हम 40 हो गया, यानी 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 40 हो गया। 0 आप जानते ही हैं कि 0 से जो टकराएगा वो खुद ही 0 हो जाएगा। तो 0 है कहाँ? 0 है सैकड़ा के प्लेस पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगर हम यहाँ लिख दें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, देखिए अब आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये सैकड़ा के स्थान पे है तो 0 में 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो खुद ही 0 हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे 0 किसी भी संख्या में किसी भी प्लेस पर हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कहीं भी हो, उसका जो स्थानीय मान होगा यानी उसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो 0 ही होगा। 7 का निकालते हैं तो 7 देखिए 1000 के प्लेस पे है, यानी 1000 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 7000। इसी तरीके से 2 का निकालते हैं तो देखिए 10,000 के प्लेस पे है तो हम इसमें 10,000 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 20,000, यानी 20,000 हो गया। ये देखिए 1 है, ये लाख के प्लेस पे है तो इसमें हम 1 लाख से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 का 1 लाख में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 का लाख होगा। अब देखें हम 5 है, 5 देखिए 10 लाख पर है तो हम 10 लाख पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 50 लाख हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा स्थानीय मान, यानी कोई भी नंबर होगा। अब देखिए इधर से उधर अगर ये होता, मान लीजिए अगर 4 हमारा 3 के प्लेस पे होता तो 4 हमारा 3 के प्लेस पे होता, 3 हमारा यहाँ होता तो निश्चित है कि 4 कहाँ चला जाता? इकाई के स्थान पे चला जाता। और जब ये इकाई के स्थान पे चला जाता है तो इसका जो प्लेस वैल्यू हम निकालते हैं स्थानीय मान वो केवल 4 आता, जबकि यहाँ क्या है? इसका वैल्यू बढ़ा हुआ है, ये 40 है। इसी तरीके से कोई भी डिजिट हम यहाँ से इसको छटका करके इधर किसी भी डिजिट को ले आएंगे, यानी बाएं से दाएं लाएंगे तो उसका प्लेस वैल्यू घटेगा, दाहिने से अगर बाएं जाएंगे तो उसका प्लेस वैल्यू बढ़ेगा। तो इस तरीके से हमारा हो गया प्लेस वैल्यू। ध्यान ये देना दोस्तों कि अगर ये डेसिमल संख्या होती यानी दशमलव वाली संख्या हो जाए, यहाँ आपने देख लिया इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ। अगर ये दशमलव वाली संख्या होती, ध्यान दें कि अगर इसी में नंबर यही रहने दें हम और इसी में मान लीजिए कि हमने इधर से 3 अंक पे दशमलव लगा दिया। अब जब हमने 3 अंक पे दशमलव लगा दिया तो देखिए नंबर तो अंक वही है, यही 3 और 4 यही हैं, अंक में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इनके जो मान हैं उसमें निश्चित है परिवर्तन हो जाएंगे। उनके मान में परिवर्तन हो जाना है। परिवर्तन क्या होना है? अब देखिए जब दशमलव वाली संख्या को हम गिनते हैं तो हम इसको कितना गिनेंगे? अगर आप इसको नंबर में गिने तो यहाँ से दशमलव वाले से बाएं तरफ हम गिनते हैं तो यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा शुरू होता है, न कि यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा शुरू होगा। अब यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा शुरू हो जाएगा तो 7 अब जो है आपके इकाई के प्लेस पे आ गया और ये दहाई के प्लेस पे है, ये सैकड़ा के प्लेस पे है और ये 1000 के प्लेस पे हो गया। और इसको हम 1th, 10th, 100th, 1000th यानी इसको हम दशम
और सैकड़म इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। तो 1th 10th 100th 1000th करके हम इसको बोलते हैं। तो अब यहाँ प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 3 देखेंगे, जो 3 लिखा हुआ है इनको हटा ही दीजिए, खानदान खत्म हो गया। 3 का निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ 10th 100th 1000, ये 1000th के प्लेस पे है, तो 1000th का मतलब होता है 1/1000, यानी ये 10वां 100वां 1000वां प्लेस पर है। तो 1000वां स्थान पर यह आया है, तो 1000 से हम इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो अब ये आप इसको लिख सकते हैं 3/1000, ये भी हो सकता है। अगर आप दशमलव में लिखना चाहें तो 3 × 0.001, ये भी इसका प्लेस वैल्यू हो सकता है। इसी तरीके से अगर 4 देखेंगे तो ये सैकड़ा वाले प्लेस पर है, तो 1/100 करेंगे तो 4/100 हो गया। इसको हम 4 × 0.01 भी कर सकते हैं। 0 है तो 0 देखिए 10वें प्लेस पर है, तो 1/10 होगा, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ आप 7 को देखिए, 7 यहाँ 1s के प्लेस पर है, तो इसका वैल्यू 7 हुआ। 2 10s के प्लेस पर है, यानी दहाई के स्थान पर है, तो इसका वैल्यू 20 हो गया। 1 जो है 100 के प्लेस पर है, तो 100 से मल्टीप्लाई करा दिए, तो इसका 100 हो गया। और 5 1000 के प्लेस पर है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करा दिए, तो 1000 हो गया। तो इस तरीके से जो है हमारा देखिए प्लेस वैल्यू कैसे बदल रहा है। अगर पॉइंट में है तो हम इसमें 10वां सैकड़ा 1000वां इस तरीके से हम इसको गिनते हैं, और जितना गिनेंगे उसी नंबर से जो उसका प्लेस होगा उसमें हम भाग दे देंगे। लेकिन इधर जब हम इकाई दहाई सैकड़ा गिनेंगे तो उसका हम मल्टीप्लाई करा देंगे। दोनों में यही डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपका ये रहा। देखिए हमारे यहाँ जो गिनती शुरू की जाती है, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो इसको जो है हमारा ये इंडियन सिस्टम है गिनने का। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो दोस्तों इंटरनेशनल सिस्टम में गिनने का तरीका कुछ अलग होता है। जैसे कि आप सुनते होंगे कि इतना मिलियन, इतना बिलियन, आपने कभी सुना, आप करोड़ सुनते हैं तो 1000 करोड़। अब 1000 करोड़ का होता है, उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि 1000 है कि 1 करोड़ है। अब उसमें बोल दिया 1000 करोड़। 1000 करोड़ कितना होता है? तो उसी को हम जो है संख्या में, जो इंटरनेशनल हमारा सिस्टम है उसमें हम मिलियन बिलियन ट्रिलियन करके यूज करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि मिलियन बिलियन में क्या होता है, और आपका जो है इकाई दहाई सैकड़ा जो हमारी हिंदू अरबिक सिस्टम में कैसे हम उसको काउंट करते हैं, आपको हम बता रहे हैं एक चार्ट के थ्रू। हाँ दोस्तों देखिए, इकाई आप इंडियन सिस्टम में देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, इस तरीके से खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख, इस तरीके से ये हमारा नंबर बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर उसी सिस्टम को हम इंटरनेशनल सिस्टम में आकर के देखते हैं तो हम जब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1s 10s 100 1000 10,000, और उसके बाद एक डिजिट जो हमारी बढ़ती है वो होता है 100,000। अब यहाँ आप कंपैरिजन करेंगे कि 1,100,000, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ लाख दिखाई दे रहा है और यहाँ 1000 दिखाई दे रहा है। अब यही आपका डिफरेंस शुरू होता है। उसके बाद देखिए इसमें शुरू होता है मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर उसके बाद ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, फिर उसके बाद आ जाता है जिलियन, 10 जिलियन, 100 जिलियन, और इस तरीके से ये भी एक लंबा सीरीज बनता जाता है। अब यहाँ देखना ये है, आपको ये सोच रहे होंगे कि इसकी ज़रूरत हमको क्या है। ज़रूरत है, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, तो 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, आप कैसे वैल्यू निकालेंगे? तो आप देखिए इसमें आप इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख तक जाएंगे। आप इसको टैली कराएं, 1 लाख, 1s हो गया, 10s हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ देखें आप, अगर इन तीनों को हम देखें तो इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ भी है और 1s 10s 100 यहाँ भी है, यानी पहला जो 3 है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा आप आइए 1000 और 10,000 2 है, लाख 10 लाख 2 है, करोड़ 10 करोड़ 2 है, अरब 10 अरब, यानी यहाँ 2 का है। तो अगर हम किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को जब हम इंडियन सिस्टम में लिखते हैं तो हम 2 अंक पे कामा लगा देते हैं, जैसे पढ़ने में हमको क्या हो जाए, आसानी हो जाए, और वो भी किधर से, इकाई वाले स्थान की तरफ से। तो इकाई वाले स्थान की तरफ से हम 2 पे कामा लगा देंगे, यानी अगर हम यहाँ चाहें तो 2 पे कामा लगा दें,
इस बीच में, यहाँ चाहें तो 2 पे कामा लगा देंगे, इस पे देखिए यहाँ 2 पे, यहाँ 2 पे, फिर यहाँ 2 पे, यहाँ 2 पे, इस तरीके से 2-2 पे हम कामा लगाते जाएंगे तो हमको पढ़ने में आसानी हो जाएगी कि क्या हमारा लिखा हुआ है। लेकिन अब आप इंटरनेशनल सिस्टम में आ जाइए, यहाँ देखिए 1 10 100 तो है, जैसे उसमें इकाई दहाई सैकड़ा था वो ठीक है, लेकिन जब हम 1000 की बात करते हैं तो जैसे ही 1000 आया, 10,000 आया, अब इसमें एक बढ़ा 100,000 आया, यानी यहाँ 3 डिजिट सेम हुआ। फिर देखिए मिलियन आया, 10 मिलियन आया और 100 मिलियन आया, यानी यहाँ भी सेम हुआ 3-3। इसी तरीके से बिलियन आएगा, 10 बिलियन आएगा, फिर 100 बिलियन आएगा, फिर ट्रिलियन होगा, 10 ट्रिलियन होगा, 100 ट्रिलियन होगा, जिलियन होगा, 10 जिलियन होगा, 100 जिलियन होगा। यानी इसमें क्या होगा, इसमें 2-2 का पेयर बन रहा है, बट इसमें 3-3 का पेयर बन रहा है। तो अगर हमें किसी भी नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो हम जो है 1 के प्लेस से स्टार्ट करके 3 डिजिट पर हम कामा लगा देते हैं, जिससे हमको पढ़ने में आसानी हो जाती है। अब इसमें जानना क्या है, जानना कुछ नहीं है, बस केवल ये जानना है जैसे 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, तो 10 लाख के बराबर होता है। आप ध्यान दें, ये हो गया और ये हो गया, तो आपको आसानी हो जाएगी कि 1 लाख में कितना हज़ार होता है, तो 100,000 होता है, 100,000। इस तरीके से करोड़ क्या होता है, 10 मिलियन के बराबर होता है, 10 करोड़ हो गया तो 100 मिलियन हो गया। बिलियन कितने का होता है, 1 अरब का होता है, यानी 1 बिलियन इज इक्वल टू 1 अरब। सीधा सीधा फंडा आप जानिए। अब यहाँ आप चाहें तो जीरो को काउंट करके जैसे भी आप इसको याद करना चाहें, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, तो 5 जीरो होते हैं, ठीक। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये रहा आपका एक नंबर सिस्टम जिसको कि हम काउंट कर रहे हैं इंडियन सिस्टम और नेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे नंबर सिस्टम का एक पार्ट खत्म हुआ। अब इसके आगे हम लोग डिविजिबिलिटी पे आते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। थैंक यू।